हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लवन्या, वेलकम यू बैक। देखो कि हम जो हेलो एल्केन्स में कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना है कि प्रेपरेशन हम कर चुके हैं। IUPAC नेमिंग हमने किया, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कहा। और दो टाइप के मैंने मैकेनिज्म बताए, SN1 और SN2। इस पे क्वेश्चन आना है पेपर में। देखो SN1 रिएक्शन और SN2 में क्या डिफरेंस मिला था कि SN2 रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो 1 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो प्राइमरी वाले होते हैं, जिनके पास छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं, उनके पास स्टेरिंग क्राउडिंग कम होती है, तो वहां पर वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। और लीविंग ग्रुप एक बताया था, जैसे Cl जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो छोड़ के चले जाता है तो न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। और लेकिन जब हमने बताया कि बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं, जैसे 3 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अब इसमें क्या होगा कि जो क्राउडिंग हो गई है और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास आने का रास्ता नहीं है कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, हेलोजन नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हेलोजन चले जाएगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमने बताया कि जो लिविंग ग्रुप है उसे पहले ही छोड़ना पड़ता है, ताकि एक कार्बोकैटायन बन जाता है। अब कार्बोकैटायन जब बन जाता है तो फिर उसके वो कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो फ्लैट है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर से और नीचे से अटैक हो सकता है। तो ये हमने जो 3 डिग्री वाले थे उनका हमने बताया प्रेफर्ड मैकेनिज्म SN1, 1 डिग्री का प्रेफर्ड बताया SN2। तो ये बात तुम्हें समझ में आई कि हमने मेनली क्या बताया अभी तक, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना है पेपर में, जरूर आना है। मतलब ये कभी भी ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें नहीं आया। हमने दो मैकेनिज्म बताए, SN2 और SN1, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, स्टेरिक फैक्टर्स ने सारा कुछ डिसाइड किया। स्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं उसे, स्टेरिक, तुमने क्या बताया था मुझे, स्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। इसका जो ऑर्डर तुमने देखा, तुमने कहा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, तो ये इसका ऑर्डर था। हाँ बोलो जी सही है? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, बातचीत करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो, जो भी है, और जितने ज्यादा आंसर करोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगी और उतना एग्जाम हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारी कोशिश है समझ लेना रिएक्शन को, फिर याद करेंगे। समझे बिना हम रिएक्शन याद नहीं करते, क्योंकि समझ ही नहीं आई फिर क्या रट्टेबाजी करूंगा, वो भूल जाऊंगा मैं पेपर में। और SN1 में क्या हुआ कि क्योंकि ये अगर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या होता है कि आपको पता है कि ये कार्बन के साथ तो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला 3 डिग्री है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये तीन बड़े बड़े लगे हुए थे ये तो 1 डिग्री वाले में क्या था, 1 डिग्री वाला कौन सा है, देखो 1 डिग्री वाला तो ये होता है, जैसे ये तुमने बताया C, यहाँ पे H और H लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लस कर दिया था, तो ये तो छोटे ग्रुप थे, ये छोटे ग्रुप थे। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर X लगा हुआ है, X लगा हुआ, मान लो X लगा हुआ है, तो ये एटम का साइज बहुत छोटा है, तो इसमें स्टेरिक इनहिबिशन नहीं है। इसमें SN2 जो थी प्रेफर्ड है। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्रुप लग गए तो क्या करा फिर, इसीलिए ये कार्बोकेटायन बना लिया 3 डिग्री वाले ने। तो कार्बोकेटायन के बारे में तुम्हें पता लगा कि इसकी शेप तो ऐसी होती है। ये मेरा कार्बोकेटायन है, ये कार्बन के प्लस प्लस चार्ज है, ये sp2 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके ऊपर से देखो, अगर मैं ऐसे इस प्लेन को देखूं, देखो ये मेरा प्लेन है ब्लैक बोर्ड वाला, अब इसके ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये देखो दूर दूर है, ऊपर तो सारा खाली पड़ा है, नीचे भी, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसके ऊपर जब ये ग्रुप छोड़ के चले गया X, तो तब ये बन गया। तो SN1 में जो स्टेबिलिटी होती है, फिर उसका क्या ऑर्डर हमने बताया, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना है ये किस टाइप का, और जहां भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वो SN1 में चले जाएगा। जैसे कि बेंजाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन, वो स्टेबल हो जाते हैं। यहां तक हमें समझ आ गई थी स्टोरी, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर भी किए थे कल, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए थे, ठीक है, ये तुम्हें आता है। तुमने कितने क्वेश्चन किए थे सॉल्व मेरे साथ, बहुत सारे किए थे। अब जो मेन क्वेश्चन और आता है वो मैं कह रहा हूं स्टीरियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टीरियो केमिकल
aspects of nucleophilic substitution. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कौन कौन से पढ़े हैं? SN2 और SN1। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है कि जो एक एटम है उसके साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, कैसा अरेंजमेंट है, ये सारे हमने बताए थे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये टेट्राहेड्रल की शेप में है। तो अब क्या होगा, अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाते हैं तो वो वाला कार्बन जो होता है वो एक, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, वो कार्बन जो होता है वो कायरल हो जाता है, कायरल हो जाता है। कायरल का मतलब क्या होता है यही हम बताने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा मेन मकसद है दो, एक तो ये है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स। दूसरा हम ये बताने जा रहे हैं कि ये कायरल क्या होता है, व्हाट इज कायरलिटी। आप कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन इस तरह से आने वाले पेपर में। फिर मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है ये हमने यहाँ लिखा है, अभी इसको हम अभी सोचने वाले हैं। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, और फिर ये हमने देखना है एनाइंशोमर्स क्या होते हैं, एनाइंशोमर्स क्या होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि ये रैसमिक मिक्सचर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने स्टडी करनी है इस चैप्टर में, इनमें से क्वेश्चन आना है। देखो कि सबसे पहली बात ये थी कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से आई। एक साइंटिस्ट था वॉन हॉफ, और उसने 1875 में देखा कि जब कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं, जब 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाते हैं कार्बन के अराउंड, जब कार्बन के एक कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाते हैं, देखो क्या मैं कह रहा हूं, ये कार्बन है, इसके अराउंड मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। क्या लगाए, यहाँ पे कोई ग्रुप ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ये चारों डिफरेंट हैं। ये क्या है, डिफरेंट है। अब ये टेट्राहेड्रल शेप होती है किसकी, कार्बन की। क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप। 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए कार्बन के अराउंड, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। पहले इसको नोट किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाते हैं। कोई भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसे स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है। अब वो कह रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती। एसिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है कि जिसमें सिमेट्री है, और एसिमेट्री का मतलब कि इसमें सिमेट्री नहीं है। ए लगा दिया ना मैंने। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रा किया, इसको मैं 2 हाफ में काट कर सकता हूं, बोलो कर सकता हूं, इक्वल हाफ्स में। जी सर, हाँ जी सर। ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये वाला जो मैंने फिगर ड्रा किया ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसको मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसे कोई चीज लिखी थी, मान लो अगर कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख रहे हो, ये दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी फिगर है, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे मैं 2 हाफ में इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये एसिमेट्रिक है। क्या है, एसिमेट्रिक। इसको मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। स्टूडेंट कैसे भी कर लो। अब इसमें वो कह रहा है कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन के 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोला मैंने, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन जब होता है, वो कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, उन्होंने स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। और उन्होंने देखा कि इसके दो आइसोमर्स बनते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या बनते हैं, 2 आइसोमर बनते हैं, एक भी नहीं बनता, 2 बनते हैं जो इनके मिरर इमेजेस होते हैं।
और जो मिरर इमेजेस होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ये टेट्राहेड्रल है, अगर इसके आगे मैं मिरर का सोच लूं कि इसके आगे मैंने मिरर रख दी तो जो उसकी इमेज बनेगी स्टूडेंट्स वो इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। क्या होती है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनाइंशोमर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया एनाइंशोमर्स। तो एनाइंशोमर्स होते हैं पेयर ऑफ मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है डेक्स्ट्रो और दूसरा क्या होता है? लीवो। अभी हम बताने जा रहे हैं तुम्हें डेक्स्ट्रो क्या होता है और लीवर। जहां तक हमें समझ में आई, तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कार्बन के। कौन से होंगे? जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन होगा, जिनके पास ऐसे ऐसे कार्बन को हम क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? कायरल। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो कायरल जो मॉलिक्यूल, कायरल कौन सा होगा? जिसके पास कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाएंगे, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। क्या हो जाएगा लवन्या? कायरल। कायरल। कायरल मतलब ये कायरल है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए। अभी एग्जांपल देने वाले हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा पेपर में। 4 ग्रुप डिफरेंट लग गए तो ये कायरल हो गया। अगर 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? ए कायरल। ये ए लगा दिया ना मैंने आगे कायरल के, तो उसका मतलब 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल कौन से बोलेंगे? ए कायरल। उसकी मर्जी है एग्जाम में तुम्हें पूछे भाई बताओ कि कायरल कौन सा है, या पूछे बताओ ए कायरल कौन सा है। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस? हाँ जी सर। यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होंगे, 2 ग्रुप सेम हो सकते हैं। जब 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। क्या होती है? सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। जैसे कि हमने ये बताया कि अगर ये मेरा सर्कल है, अगर यहाँ मैं आगे मिरर रख दूं तो इसकी जो इसकी जो मिरर इमेज बन रही है वो भी सेम है। इसको मैं सुपर इम्पोज कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे खिसका के लाया, इसी के ऊपर आ जाएगा। देखो इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो सीधा इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा। हाँ तो जी ये सर। सुपर इम्पोज हो गया। इसकी जो मिरर इमेज है स्टूडेंट वो सुपर इम्पोज हो गई है। क्या हो गया? सुपर इम्पोज। लेकिन अगर तुम्हारे 2 हाथ हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड, तो उनको तुम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अगर तुमने अपने हाथ की इमेज देख ली अगर मिरर में, तो उसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसको खिसका के देख लो, एक के ऊपर एक फिंगर्स नहीं आएंगी, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। वो क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कायरल होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो क्या होंगे? ऑप्टिकली ऑप्टिकली क्या होंगे? बताओ। इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। उसी पेयर को क्या बोलते हैं? एनाइंशोमर्स। अभी हम सारी बातें बताने जा रहे हैं, पहले यहां तक हमें समझ में आई, इसको मैं मिटाता हूँ फिर मैं इसके ऊपर और बताता हूँ। अब देखो ये तो तुमने सब नोट कर लिया। अच्छा इतना तुम्हें आता है। अब कैसे स्टडी कैसे करोगे कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है? कैसे पता लगेगा कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है? हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? इसी का नाम पूछ लिया था उसने पेपर में। उसने पूछा था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड वेदर द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। 12th क्लास के बोर्ड के पेपर में उसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो बताओ किसको यूज करोगे पता करने के लिए? क्या बोलते हैं उसको? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्टूडेंट्स ये पता करने के लिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? पोलैरिमीटर का नाम सुना है? हाँ तो जी सर। पोलैरिमीटर का यूज किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं पोलैरीमीटर स्टूडेंट्स। इसे क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर। इसे क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर।
अच्छा देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आपने मुझे क्या बताया कि पोलैरीमीटर होता है, तो इससे इसमें क्या आता है कि एक होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये जो लाइट होती है तुम्हें पता है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है तो उसके अंदर क्या हो रही है, ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसको एक मैं ऐसे स्लिट में से पास करता हूं, अब क्या होगा कि जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है। ये लाइट आ रही है, ये लाइट कौन सी है, ये है प्लेन पोलराइज लाइट। ये कौन सी लाइट है, ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है लैंप में, या फिर जो सन से आ रही है, मतलब इस तरह से है वो, ये लाइट है। ये जो लाइट मेरी बन गई, ये किसी एक स्लिट में से पास कर दी। अब वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। ये कौन सी है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये मेरा सैंपल है, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल है, मतलब कंपाउंड है कोई, ये कंपाउंड का एक सोल्यूशन है। तो ये लाइट मैंने इसमें से पास की। अब क्या होगा, अगर ये लाइट जो है ऐसे, अब क्या हो गई, ये बैंड हो गई। देख रहे हो लाइट बैंड हो गई है, किस तरफ घूमी है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, हाँ जी सर। तो इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो। तो कंपाउंड ने अगर इस तरह घुमा दी तो वो डेक्स्ट्रो है, और अगर कंपाउंड ने दूसरी तरफ घुमा दी तो फिर क्या होता है, ये इस तरफ लीवो। हो गई, लीवो। तो ये लीवो बन गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको तुमने बोला कि ये लीवो, इसको हमने बोला लीवो। दो तो जो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुमने मुझे बताया कि सर जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब वो क्वेश्चन पूछने वाला पेपर पे, इसलिए मैंने कायरल। तो कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं लविन्या, जल्दी बताओ कौन से मॉलिक्यूल कायरल होंगे। जिनका, जिनके पास प्लेनर सिमेट्री नहीं होता। हाँ तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन तो पेपर में पूछी थी उसने, कंडीशन। एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है बताओ, वही तो पूछ रहा है, एसिमेट्रिक कार्बन होगा बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंडीशन बताओ ना, एसिमेट्रिक कार्बन कब बनेगा, कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक होगा। जब वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। लेकिन कौन से ग्रुप लगे होंगे उसमें, यही तो बताना है। उसमें एसिमेट्रिक कार्बन, कौन से एसिमेट्रिक कार्बन होंगे जिसमें चार ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। जब चार डिफरेंट ग्रुप्स, चार डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स लग जाएंगे कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तब वो क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक। कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकते हैं, और अगर उसमें से दो भी सेम हुए तो फिर वो एसिमेट्रिक नहीं है। तो ये कंडीशन है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, व्हाट इज ए कायरल मॉलिक्यूल। ये सारी बातें पूछी जा चुकी हैं पेपरों में, फिर पूछेगा। अब आपने नोट कर लिया, समझ में आई। देखो अभी हम एग्जांपल देने जा रहे हैं आपको। अभी मैं कह रहा हूं जिस मॉलिक्यूल में चार ग्रुप डिफरेंट नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, एक कायरल। तो एक कायरल भी पूछता है वो, और कायरल भी पूछता है, समझे। ए लगा दिया तो क्या हुआ कि उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। जब चार ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज होती है, जो कायरल मॉलिक्यूल होता है, कायरल मॉलिक्यूल होता है, तुम मुझे कह रहे हो कि उसकी एक मिरर इमेज होगी, क्या होगी, मिरर इमेज। और ये क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो एक ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा था, तभी वो कह रहे हैं ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं। तो जब ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो वो दो पेयर होंगे, दो पेयर होंगे, कौन से, मिरर इमेज। तो एक तो डी होगा, दूसरा क्या होगा, एल। ये डेक्स्ट्रो, एक लीवो, इस तरह से दो मिलेंगे हमें। तो इनको क्या बोलते हैं, जो मिक्सचर, जो मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इन्हें बोलते हैं एनांशियोमर्स।
इनको क्या कहते हैं हम? एनाइंशोमर्स कहते हैं। तो व्हाट आर एनाइंशोमर्स? मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, ये सब स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्योंकि ये पोजीशन स्पेस में एटम्स की डिफरेंट है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगी तो वो एनांशियोमर्स हो जाएंगे। तो एनांशियोमर में जो होगा एक डी होगा, दूसरा क्या होगा? एल। डी क्या होता है? जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और एल क्या होगा? जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। स्टूडेंट्स समझ में आ गई स्टोरी? हाँ जी सर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे पता लगेगा कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें समझ में आई कि ये होते हैं। देखो यहां पर हमने एक ये कंपाउंड बनाया। मान लो मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं तुम्हें कहा कि ये लोग प्रोपान 2 और मैं कह रहा हूं एक मैं दे रहा हूं ब्यूटान 2 ऑल। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा उसने, आउट ऑफ दीज टू स्टूडेंट विच इज कायरल? विच इज कायरल? अब एक आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है, आप इसको सोच लीजिए फिर मैं बताता हूं। अब आपको 2 कंपाउंड दिए हैं, बताओ कि इसमें से कौन सा कायरल है स्टूडेंट्स? कौन सा कायरल है? तो पहले इनका स्ट्रक्चर बना के देख लो, तभी तो पता लगेगा कायरल है या नहीं है। तो प्रोपेनॉल को मैं कैसे बनाऊंगा? प्रोपेनॉल मैं बना रहा हूं 1 2 3, 3 कार्बन होंगे हाँ जी। और ये 2 पर क्या लगा हुआ है? OH। और फिर ये क्या बना फिर? CH3 CH3 और H। ये बन गया। बोलो मैंने ठीक बनाया? हाँ जी सर। अब पहले कार्बन को मैं देखूं, कार्बन 1, क्या इसमें सारे ग्रुप अलग लगे हुए हैं? बोलो क्या सारे ग्रुप अलग लगे हुए हैं इस कार्बन पे? 3 तो हाइड्रोजन लगी हुई है और एक ये है, तो फिर 3 ये तो हाइड्रोजन सेम है, ये तो नहीं है। इसको देखूं, इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है एक OH है, लेकिन ये 2 तो सेम है, ये सेम है, हाँ जी। तो ये भी नहीं है। और इसमें 3 हाइड्रोजन है सेम, तो फिर ये भी नहीं है। तो इसको क्या बोलूंगा? ए कायरल मॉलिक्यूल। ये कौन सा है? क्या मैंने एग्जाम में लिखा? ये कौन सा है? ए कायरल। ये कायरल नहीं है। सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। सही है सर। तो ये एक आयरन नहीं है। अब ब्यूटेनॉल 2 को लिख के देख लेते हैं क्या करता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 2 पे लगा हुआ है OH। यही है। अब बताओ कि इसमें से कोई भी कार्बन कायरल है या नहीं है? इसके बाद 4 कार्बन है, कोई कार्बन कायरल है या नहीं है इसके पास? सेकंड वाला। ये वाला कार्बन है, तुम ये कह रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है? इस कार्बन पे क्या हुआ है? इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये ग्रुप इस पे ये है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ जी सर। तो ये फिर ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कायरल। तो मेरा आंसर क्या था? ये कायरल है स्टूडेंट्स, ये कायरल कार्बन है। AC2H5 ग्रुप है, OH है, ये H है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, 3 डायमेंशन। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई है, ये डी। तो ये इसकी अगर मिरर इमेज देखूं, इसकी जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है उसकी। मिरर इमेज इसकी ये है। इसको 180 डिग्री पे रोटेशन कर दूं तो ये मिरर इमेज आ जाती है। जो मिरर में इसकी फोटो दिखेगी ऐसी दिखेगी इमेज। अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसको इसके ऊपर तुम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये क्या बन गया? पेयर ऑफ एनाइंशोमर्स। और ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
अगर इसका ये डी है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो फिर उसका उल्टा होगा, एल होगी। ठीक है, अगर ये एल होगी तो वो क्या होगी, डी होगी। तो ये पेयर ऑफ एनांशियोमर्स होंगे जिसमें से दो दो बनेंगे, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। मतलब दो हैं, एक डी होगा और दूसरा क्या होगा, एल होगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। आप देखो कि एग्जाम में वो क्वेश्चन देता है, वो आपको कोई कंपाउंड देगा, तो वो बताएगा कि ये लो कंपाउंड आपको दे दिया उसने उसने दिया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। वो कह रहा है कि बताओ कि ये कंपाउंड कायरल है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको पेपर में, इज दिस कंपाउंड कायरल और नॉट, ये आंसर करना है आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम में उसने क्वेश्चन दे दिया, तो आपके पास है 30 सेकेंड। पहले आप इसको बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बना के देखो कि इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है। स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फिर आंसर नहीं कर सकते हम। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बना, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे दो लिखा मैंने, यहाँ तीन, तीन कार्बन है। प्रोपेनल वाला मतलब तीन कार्बन है, तीन कार्बन है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ये 1 कार्बन है, ये 2 पे हाइड्रोक्सी है और 3 पे भी हाइड्रोक्सी है। अब इसके पास हाइड्रोजन कितनी है, दो। इसके पास हाइड्रोजन कितनी है, ये तो होगी 4 वैलेंसी कार्बन की, यहाँ पे एक है। अब बताओ कि ये कंपाउंड में कोई ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन है? कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तीन कार्बन है इसके अंदर। कोई ऐसा कार्बन है जिसपे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हैं? पहला वाला। पहले वाला क्यों, ये तो दो हाइड्रोजन सेम है। अच्छा, पहले वाले पे क्या, ये तो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है। इसके पास चार चार ग्रुप कहाँ है, इसके पास तो 4 ग्रुप है ही नहीं। ओके ओके। इसके पास तो सिर्फ 1 2 3 लगे हैं, ये तो नहीं है। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला देख लेते हैं, ये वाला। इसके पास क्या हुआ है, कितने ग्रुप हैं, एक ये वाला हाँ जी। और एक ये ग्रुप है और एक ये है, ये चारों अलग अलग हैं। हाँ जी। बोलो। हाँ जी सर। तो फिर ये कंपाउंड, फिर ये इसका जो कार्बन 2 है वो एक कायरल है। ये फिर किस चीज का एग्जांपल हो गया, ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो एक कायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तुम्हें पता है ग्लूकोज के अंदर ऐसे एक नहीं है, कितने कार्बन है जो ऑप्टिकल एक्टिव है ग्लूकोज में। तो एक से ज्यादा कार्बन भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं कंपाउंड्स में। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 2 जो है, इसका कार्बन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकली मतलब वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो फिर इसके मिरर इमेज बन जाएंगे और वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। उनको क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब तुम्हें समझ में आई कि व्हाट इज ए कायरल कार्बन, तुम्हें समझ में आई कि व्हाट इज ए कायरल कार्बन। हाँ जी सर। तुम्हें पता लगा व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन। तो अब ये पता लगा कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। हाँ जी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं दिमाग लगा रहा हूँ। इसको समझना है, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट है तो पूछ लो। देखो हमने क्या लिखा यहाँ, एनांशियोमर पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो एनांशियोमर्स होते हैं, ये एनांशियोमर्स दिखाए मैंने ऊपर, देखो ये दोनों एनांशियोमर्स हैं, ये मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। ये क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या है, नॉन सुपर, मैंने क्या लिखा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं।
और इनको तुमने क्या बोला, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर। दे आर पेयर ऑफ एनांशियोमर, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये एनांशियोमर्स हैं। और एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा, लीवो। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। कौन कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सॉल्युबिलिटी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। फिर डिफरेंट क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है ना, एक क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी है। यही फर्क है इन दोनों में, समझ में आ गया। हाँ जी सर। ये यही डिफरेंस है इनमें। ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये, एनांशियोमर्स कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। मर मतलब आइसोमर तो है, लेकिन कौन सा आइसोमर है ये, जो जो जिसकी की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है और जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। ये क्वेश्चन पूछ लिया था उसने पेपर में, व्हाट आर एनांशियोमर्स। तो तुम आंसर कर सकते हो अब, ठीक है। कैन यू आंसर नाउ, व्हाट आर एनांशियोमर्स। ये डाउट क्लियर हो गया, बोलो। सर 2 पॉइंट्स है ना, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा नॉन इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अच्छा वो तब ओके। होगी जब कार्बन एसिमेट्रिक होगा। कंडीशन क्या है, कार्बन शुड बी एसिमेट्रिक, जी मॉलिक्यूल सर। शुड बी कायरल। अगर एक कायरल हो गया तो फिर वो मिरर इमेज नहीं बना सकता, जो सुपर इम्पोसिबल नहीं है। समझ गए, कंडीशन तो बता दी ना हमने कि कोई भी कार्बन तब तब ऑप्टिकल एक्टिव होगा जब उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे और एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन होते हैं, उसके बहुत सारे आइसोमर बनते हैं। जो तुम बाजार से ग्लूकोज खरीदते हो ना, उसके ऊपर डेक्सट्रोज लिखा होता है, कभी देखना क्या लिखा होता है, डेक्सट्रोज, डी वाला। और जो अगर एल वाला ले लिया तो काम ही नहीं करता तुम्हारे बॉडी में, डेक्सट्रोज वाला। मतलब इतना वो बॉडी के अंदर जब चीजें जाती हैं, कंपाउंड्स तो इतने स्पेसिफिक होती हैं, एक्शंस बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री में तुम्हें समझ आएगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि डेक्स्ट्रो क्या होते हैं, लीवो क्या होते हैं। अगर आपके पास 50-50 मिक्सचर है एनांशियोमर्स का, ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 50% डी है और 50% एल है, तो अब क्या हो गया, मतलब प्लस माइनस डी एल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, फिर टोटल कंपाउंड जो होगा उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आएगी फिर। अगर मैंने एक सैंपल लिया उसमें 50% डी है और 50% एल है, बताओ उसकी जब मैं रोटेशन मेजर करूंगा तो कितनी रोटेशन आएगी फिर। सर वो अपनी जगह उसकी होगी ही नहीं रोटेशन। जीरो जीरो रोटेशन आएगी उसकी। जीरो। उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो पोलरिमीटर से। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर कहा जाता है, रैसमिक मिक्सचर कहा जाता है, या रैसमिक मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैसमिक मॉडिफिकेशन। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम रैसमिक मिक्सचर या रैसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने लिख दिया प्लस माइनस ब्यूटान टू ओल, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो मैंने लिखा कि ये मिक्सचर है प्लस और माइनस का, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये क्या हो गया, रैसमिक मिक्सचर हो गया। इसमें 50% प्लस है, 50% माइनस है, तो इसे क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, रेसिमाइजेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया, तो आगे चलूंगा, जल्दी बताओ, ये समझ में आ गया सारा, हाँ जी सर। नोट कर लिया तुमने। हाँ जी। इस पे एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हर साल। ओके, अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये पेपर में आया था तो मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब बताओ कि आपको ये कंपाउंड दिए हैं 1 और 2। ये आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। ये कह रहा है बताओ कि इसमें से कायरल कौन सा है और एकाइरल कौन सा है। ये कंपाउंड आपको दे दिए मैंने 1 और 2, बताओ 1 और 2 में कायरल कौन सा है और एकाइरल कौन सा है।
ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स। आपको पता कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बताओ। ये कार्बन है ना, इसके अंदर ये कार्बन है, तो पहले वाला जो है बताओ ये कायरल है या एकायरल है? मतलब कायरल है या एकायरल है, दो ही तो चीजें पूछी। कायरल कौन सा होता है तुम्हें कंडीशन पता है, 4 ग्रुप डिफरेंट लगेंगे तो कायरल हो जाएगा। 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, पहला वाला कायरल है, दूसरा वाला कायरल है। ये कायरल है क्योंकि ये ग्रुप है, ये चारों डिफरेंट है। हाँ जी। ये कार्बन है ना, ये यहाँ पे देखो, इसको ऐसा लाल पेन से कर देते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो हाँ ये जी सर। कायरल है। चलो बिल्कुल सही आंसर है। ये दो एक ग्रुप, कायरल। ये दोनों ग्रुप एक। सेम है। हाँ जी। इसमें क्या लिखोगे पेपर में, एक कायरल। अब आगे आ जाओ, इसमें क्या हुआ है, अब कितने कार्बन है, कोई भी कार्बन कायरल या कायरल हो सकता है। अब इसका क्या आंसर निकलेगा? सर हाँ दोनों हाँ दोनों कायरल हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, हमने कब कहा, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों दोनों एक कायरल भी हो सकते हैं, एक कायरल भी हो सकते हैं। ये सर पेपर में आया था क्वेश्चन, ये वाला पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने कहा दोनों एक कायरल है मेरे ख्याल से। एक आयरन है। ये कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन क्या है, इस पे क्या क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, ये वाला और ये तो डिफरेंट है चारों। इस कार्बन पे क्या है, ये एक ग्रुप, ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो बताओ फिर इस पे तो हाँ जी, एक कायरल होगा। ये कायरल है। चलो अब इसमें क्या हुआ, ये कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। अब इस पे क्या है, इस कार्बन पे क्या पोजीशन है, ये कायरल है या एक कायरल है? एक कायरल है सर। कैसे, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम तो है दोनों, तो ये क्या वही है? तो, हाँ तभी तो तो फिर एक कायरल बोला। तुमने क्या बोला, कायरल या एक कायरल? एक कायरल बोला। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर सही है। तो इसको देखना पड़ेगा ना, यह पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सब स्टूडेंट गलत लिख के आ गए। अभी देखो ये वाला ग्रुप भी सेम है और ये भी सेम है, ये डिफरेंट थे, ये डिफरेंट थे। वैसे भी अगर मैं काट दूंगा ना इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये OH पीछे जा रही है या आगे जा रही है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखेगी मुझे स्टूडेंट्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। ये जो कार्बन है ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। कायरल वाले क्या होते हैं, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन सा है, एसिमेट्रिक कार्बन है। किसी भी तरीके से मैं लिख सकता हूं एग्जाम में। इसमें कार्बन जो है ये सिमेट्रिक कार्बन है। अब समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होता है, जब सिमेट्रिक को 2 हाफ में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये इनऑर्गेनिक में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी फिर हमारा पीछा करेगा ये, इस पे फिर क्वेश्चन आएंगे, वहां पे भी आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। पहला वाला कायरल है, दूसरा वाला एक कायरल है। अच्छा इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये और ये, कौन सा कार्बन की बात कर रहे हैं, ये वाले की, हाँ जी ये 1 और नंबर 2 वाले की। तो नंबर 2 सर, हमें मेंशन करना पड़ता है कौन सा कार्बन कायरल नहीं, है? यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करूंगा मैं, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। इसने पूछा थोड़ा मेरे को कौन सा कार्बन, ये तो कह रहा भाई आइडेंटिफाई कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल, बस। अब मुझे ये ओके पेपर में लिखना है ये कायरल है ये कायरल है, बस 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर ओके मिल जाएगा, बस 1 वर्ड में आंसर है। समझ में ओके आई, ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, ओके। कुछ भी नहीं लिखना। और ये तो ये कौन सा, एक आएगा, बस इतना ही लिखना था पेपर में। अगर मैंने ये लिख दिया 1 नंबर मिल जाएगा, बस खत्म। नहीं गलत लिखा तो 0, बस कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर में। तो अब हमें एक बात समझ में आई कि अगर कोई कार्बन है मेरे पास स्टूडेंट्स, मतलब कोई कंपाउंड है, मैं कह रहा हूं कोई कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड स्टडी कर रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड। क्या मैं स्टडी कर रहा हूं,
एल्काइल हैलाइड की मेरी रिएक्शंस चल रही थी। मैंने क्या स्टडी किया, एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस कर रहा हूं। और अगर हेलो एल्केन जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, अगर वो एसिमेट्रिक है, क्या है एसिमेट्रिक, तो उसके बाद 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं उसके साथ। अगर उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो जब मैं उसकी रिएक्शन करूंगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, फिर ये बताना है। हमारी रिएक्शन 2 टाइप की थी, SN2 रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शंस हो रही है और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर SN2 रिएक्शन हो रही है और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो SN2 में क्या हुआ था, तुमने कहा कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, देखो यहाँ पे मेरे पास लगी हुई है Cl मान लो, और यहाँ पर तुमने कहा कि कोई मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर तुम्हारे पास कोई और ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है कुछ और, मान लो। अब इस केस में क्या है कि ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक है। तो ऐसे केसेस में जब रिएक्शंस होंगी तो एक चीज का ख्याल रखना, जब SN2 होगी तो इन्वर्शन हो जाती है। कोई भी अगर SN2 रिएक्शंस हुई तो उसमें क्या होती है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन बहुत, क्योंकि SN2 में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो पीछे से आता है। कहां से आता है, अपोजिट साइड से आता है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि अगर कायरल कार्बन है, अगर वो D था तो वो L बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, L। लेकिन जब अगर SN1 रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, SN1 सर रिएक्शन में क्या हुआ था कि कार्बोकेटायन बना था। क्या बना था, कार्बोकेटायन। अगर मैं ये कहूं कि इसमें कार्बोकेटायन बना है, मान लो इस तरह से कोई C3H7, अब इसके इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है 50% ऊपर से आता है, 50% नीचे से आता है। कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, मिक्सचर्स बन जाएगा। क्या, कौन सा मिक्सचर बनेगा, इसे बोलते हैं 50-50 मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। तो रैसमिक मिक्सचर बन जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। SN1 में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में रैसिमाइजेशन हो जाती है अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड जो है अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो वो क्या हो जाती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आती, कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी चेंज नहीं होता। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं क्या क्या हो सकता है। हम स्टडी कर रहे हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई, या तो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया, अगर इन्वर्शन हो गई तो वो SN2 है, और अगर रेसिमाइजेशन होगी तो वो SN1 रिएक्शन होगी। इतना समझ में आ गया हमें। हाँ जी सर। ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन, जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आंसर ही है, इसलिए इन सबको समझ लो, नोट कर लो। कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर पेपर ऐसा आने वाला है, इसलिए इसको हमें समझना है। क्या समझना है, सर हाँ। इन्वर्जन एक बार फिर बता दो। मैंने ये कहा कि अगर SN2 रिएक्शन होती है तो उसका मैकेनिज्म क्या बताया था मैंने। SN2 में क्या हुआ था कि यहां पर ये लीविंग ग्रुप था, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी ले लो, कोई भी 3 ग्रुप ले लो तो लगे हुए हैं। अब क्या हुआ था, ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो न्यूक्लियोफाइल किधर से आता है, ये इधर से निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है, ठीक है। हाँ जी। पीछे से आता है, पीछे से आता है, ये इधर से निकल जाता है। एक ही स्टेप में ये बाई मॉलिक्यूलर था ना, बाई मॉलिक्यूलर था, दोनों इकट्ठे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 में। तो ये जब आएगा तो इसकी इन्वर्शन हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हुआ था, ये राइट देख रहे हो, राइट पे लगा हुआ है, ये पीछे से आ रहा है। तो यहाँ हाँ पे जी। क्या हो जाएगी, जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा आएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ गया, और ये क्या था,
ये कंपाउंड ऐसे था, देख रहे हो, एक्स 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 था ना इस तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल उसके पीछे से आया, तो इधर उसने हिट किया, ये बाहर चले गया, तो ये इन्वर्शन हो गई है। क्या हुई है? इन्वर्शन। ओके सर। अगर ये डी था तो ये एल बन गया होगा। समझ में आई? ओके सर। क्योंकि वो इसकी मिरर इमेज है जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर ये कंपाउंड एसिमेट्रिक था, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे। हाँ जी। अब पीछे से आया न्यूक्लियोफाइल, तो पीछे से आया और ये आगे से गया बाहर, तो वो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। जब मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया तो उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गई। तो क्या बन गए वो? एनांशियोमर्स। एक अगर डी था तो अब एल मिल गया। तो SN2 में हमेशा इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, मैंने यहां पर लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया। पिछले साल भी आया था ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्शन। लेकिन SN1 में कार्बोकैटायन बन जाता है। तो कार्बोकैटायन की क्या ज्योमेट्री है? ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब ये ऊपर से भी 50% आएंगे, नीचे से भी 50% अटैक होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन के अंदर, एक थोड़ी होता है। तुम्हें पता है कि कितने लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में कितने होते हैं? 10⁻23। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ ऊपर से अटैक करेंगे, कुछ नीचे से। जितने ऊपर से आए उतने नीचे से आए, तो क्या होगा फिर इसमें? SN1 में क्या होगा फिर? 50% ऊपर से आए, 50% नीचे से आए, तो 50% डी बने और 50% एल बने। तो टोटल रिजल्ट क्या मिला? 50-50। इसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन किसमें होती है? SN1 में। इन्वर्शन किसमें होती है? बोलो जल्दी बताओ। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होती है? जल्दी से बताओ। SN2। और रेसिमाइजेशन किस में होती है? SN1। SN1। इतना हमें पता होना चाहिए। और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। रिटेंशन का मतलब है कोई भी चेंज नहीं हुई कॉन्फ़िगरेशन में, उसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर तुम्हें समझ में आया कि हमने क्या बातें की कि सर अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे तो हमें SN1 लिखना है? कुछ भी नहीं, मतलब अब तो कोई चेंज ही नहीं हुई ना उसमें। जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी ऐसी रही, क्योंकि वो कंपाउंड ऑप्टिकल मतलब एसिमेट्रिक नहीं है। अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं है तो उसमें क्या चेंज आनी है? कुछ भी नहीं आनी। ओके सर। उसको क्या करूंगा? जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH2Cl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है सी, मैं ये कहूँ कि यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और C2H5 मान लो, इस तरह को कोई कंपाउंड है। तो ये H है। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे अटैक हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर ये तो देखो ना, इसमें 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। अब ये कार्बन तो एसिमेट्रिक है नहीं, हाँ जी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ OH, Cl की बजाय OH आ जाएगा मान लो। तो ये क्या बन गया फिर? C2H5 CH3 और CH2OH। तो इस कार्बन पे तो कुछ भी नहीं हुआ फिर। ये तो हाँ 2 ग्रुप अभी भी हाइड्रोजन है, 2 सेम है। ये हाँ कार्बन तो है ही नहीं। कार्बन तो ये था, लेकिन जी। यहाँ पे तो रिएक्शन हुई नहीं। रिएक्शन तो यहाँ पे हुई, तो इसमें क्या हो गई? रिटेंशन। ओके सर। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके सर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के बाद क्या उसकी रिटेंशन हुई कॉन्फ़िगरेशन की? क्या इन्वर्शन हुई? क्या रेसिमाइजेशन हुई? 3 ही चीजें हो सकती हैं बस, कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है नहीं। अगर वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा और SN2 रिएक्शन हो गई, तो तुम क्या बताओगी जवाब? क्या हुआ फिर? कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क पड़ा? आपको पेपर में उसने पूछा कि एक रिएक्शन SN2 हुई है, बताओ कि वो डी था कंपाउंड, तो नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा बनेगा? क्या जवाब लिखोगे? क्वेश्चन समझ में आया? तेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया लेवेना? मैंने क्या बोला? वो कह रहा है कि आपको मैंने एक डी कंपाउंड दिया एंड इट अंडरगोज SN2 रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी फाउंड? बोलो कौन सा बनेगा? LIVO बनेगा। लीवर बनेगा।
फिर उसने कहा कि यू आर गिवन एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, इट अंडरगोज SN1 रिएक्शन, व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर क्या आंसर लिखोगी तुम? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। अब बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आ गया तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, और जब रिएक्शंस होंगी तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। तो स्टीरियोकेमिकल पे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कर लो, इस पे क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा? दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जो भी हमने एग्जाम्पल आपको दिए थे, इसीलिए दिए थे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, और आपकी बुक में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपकी बुक है उसमें वो क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर देगा कि ये बताओ कि ये कंपाउंड कायरल है, एकायरल है, या कि जब रिएक्शन हो जाएगी तो इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम के अंदर। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं इनको। तो ये कोई भी मैं रिएक्शन लिखूंगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होगी उसमें कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मुझे पूछ सकते हो अभी भी। नहीं सर। अच्छा, ये समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है वो फिर मैं अभी नेक्स्ट टाइम करता हूँ, क्योंकि ये सारा एलिमिनेशन के ऊपर आएगा, इसमें भी क्वेश्चन आने वाला पेपर में, इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास जो हम सारे सॉल्व करेंगे इसमें। लास्ट टाइम भी तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है जैसे कि कंप्लीट करो, कन्वर्शंस हैं, वो सारी हमने करनी है। और ये भी देखना है कि SN कोई रिएक्शन में रेट पूछेगा SN2 और SN1 का, तो ये भी बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ऐसे सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें वो हमें ऑर्डर पूछेगा SN2 का और SN1 क्वेश्चंस का, कोई भी है। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन हमें आने वाले हैं पेपर के अंदर। जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसने एक कंपाउंड ये लिखा था कि देखो एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये लिखा है, ये दो कंपाउंड हमने लिखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि SN2 दोनों में से किसमें फास्टर होगा। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, दो। तो SN2 का रेट SN2 का रेट किसमें फास्टर होगा, इसमें या इसमें? ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। ये कंपाउंड दिया, ये दिया आपको पेपर में, बताओ कि SN2 का रेट फास्टर किसमें होगा, इसमें या इसमें? फर्स्ट वाले में कारण, रीजन बताओ। सर, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, फर्स्ट वाले में कम है SN2। तुम ये कह रहे हो ऐसा? ये कार्बन है, इसके साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1 2 3। दो। अरे CH3 है, CH3 है, दो थोड़ी है। ये वाला गलत हो गया आंसर, क्योंकि ये देख रहे हो ये टर्शरी है, ये 3 डिग्री है। ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हैं? 1 और 1 2। ये 2 डिग्री वाला है। तो फिर रेट किसका फास्टर होगा SN2 में, 3 डिग्री का या 2 डिग्री का? 2 डिग्री। तो फिर ये देखना है हमें, ये इसीलिए तो क्वेश्चन दिया उसने पेपर में। ये आंसर इसका ये है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ये भी CH3 है, ये CH3 है, CH3 है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये कार्बन है, ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो 2 डिग्री का रेट फास्टर होगा SN2 में 3 डिग्री से। तो इसलिए इसका आंसर ये बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो फिर हम मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम्हें समझ आ गई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है? जी सर। ओके देन, विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। मैं आपको भेज दूंगा कब आगे क्लास। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।